हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स। और लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, द्रव्यमान क्षति के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि जो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होती है, और जो बंधन ऊर्जा होती है यदि वो हमें ज्ञात हो तो हम प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमने बंधन ऊर्जा निकाली लास्ट टाइम में 8 ऑक्सीजन 16 के लिए, कि जो हमारे पास बंधन ऊर्जा होती थी वो कितनी आई थी। 8 ऑक्सीजन 16 के लिए हमारे पास बंधन ऊर्जा आई थी 127 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो द्रव्यमान क्षति थी उसको हमने इसके मास से क्या कर दिया था, गुणा कर दिया था। अब देखिए, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होती है कि कोई नाभिक है, उसकी कुल बंधन ऊर्जा, उसमें हम न्यूक्लियॉन्स की संख्या का भाग दे दें तो हमारे पास आ जाती है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। यानी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ की 8 ऑक्सीजन 16 है, उसके लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होगी। तो अभी लास्ट में हमने निकाली है बंधन ऊर्जा 8 ऑक्सीजन 16 के लिए कितनी होती है, 127 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ से जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या होगी इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें इसका जो ए का मान है इसमें है 16, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 16। तो यहाँ 127 को हम डिवाइड कर देते हैं 16 से, तो हमारे पास जो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं, और उसके लिए हम प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। हमें केवल उसकी बंधन ऊर्जा पता होनी चाहिए और न्यूक्लियॉनों की संख्या का पता होना चाहिए। तो देखिए, जो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है वो क्या बताती है कि कोई जो नाभिक है वो स्थायी है या अस्थायी है, उसके बारे में बताती है। यानी किसी नाभिक के लिए कि जो कोई नाभिक है उसके लिए बंधन, जो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है उसका मान अधिक होगा। यानी कि जो डेल्टा बी है उसका मान यदि अधिक होगा, यानी कि जो डेल्टा बी है वो यदि अधिक होगा यानी कि डेल्टा बी अधिक है तो मेरा नाभिक क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। और यदि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान कम होगा तो वह नाभिक उतना ही क्या होगा, अस्थायी होगा। तो जो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है और द्रव्यमान संख्या, उनके बीच में हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो देखिए कैसा ग्राफ आता है ये, कि यहाँ ग्राफ में आप देखिए कि एक जो एक्स एक्सिस है उस पर प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिए मैंने, और जो एक्स एक्सिस है उस पर मेरी द्रव्यमान संख्या है। तो यदि आप इस ग्राफ को देख पा रहे हैं तो इसमें देखिए कि जो मेरे पास प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है वो द्रव्यमान संख्या के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये ऐसे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का जो सर्वाधिक मान है वो हमारे पास आता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन
वोल्ट। अब देखिए कि इस ग्राफ में देख सकते हैं आप कि एक तो 2He4 है मेरे पास और एक 8 ऑक्सीजन 16 है। इनके लिए लगभग बंधन ऊर्जा का मान क्या आ रहा है, अधिकतम, यानी कि 8.8 आ रहा है। ये दोनों निकटवर्ती हैं, जो 8 ऑक्सीजन 16 और 2He4, तो ये निकटवर्ती नाभिक हैं और इनके लिए जो अन्य नाभिकों की तुलना में जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, अधिक है, यानी कि ये क्या है, अधिक स्थायी है। तो ये आप एक एग्जाम्पल इनका ध्यान रख सकते हैं। तो 2He4 और एक है मेरा 8 ऑक्सीजन 16, ये वाला, तो ये क्या है, और नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी है। अब ये ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है 30 से जो 170 की रेंज में बंधन ऊर्जा का मान लगभग क्या रहता है, नियत रहता है। यानी कि यहाँ से देखिए आप, यहाँ से लगभग यहाँ तक बंधन ऊर्जा में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ये परास है 30 से 70 की, यानी कि ए का मान है मेरा 30 से 170, इस बीच में जो न्यूक्लियनों की संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या एक 30 से 170 के बीच में बंधन ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। यानी कि जो Eb का मान है मेरा वो क्या है, नियत है। अब यदि Eb नियत है तो जो मेरी बंधन ऊर्जा है वो क्या होगी, जो न्यूक्लियनों के क्या हो जाती है, ये समानुपाती हो जाती है। देखिए मेरे पास क्या रिलेशन आ जाता है कि डेल्टा Eb is proportional to P। ये रिलेशन आ जाता है यहाँ से 30 से 170 के बीच में। अब इसके बाद जैसे जैसे A का मान बढ़ता है तो ये जो मेरा P का मान है ये नहीं बदलता है। आप ये देखिए ग्राफ से, ग्राफ में आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो P के मान में यानी न्यूक्लियनों की संख्या में क्या वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो बंधन ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। यानी कि मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो नाभिकीय बल के जो निकट के नाभिक हैं उन्हीं को ये प्रभावित करता है। इसको हम कह देते हैं नाभिकीय बलों की संतृप्तता। यानी कि इस ग्राफ से हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं। देखिए यानी कि 30 से 170 की परास में जो मेरी बंधन ऊर्जा है वो क्या रह रही है, नियत रह रही है। इसलिए जो बंधन ऊर्जा किसके समानुपाती होगी, न्यूक्लियनों की संख्या के समानुपाती होगी। यानी कि स्टार्टिंग में मैंने देखा कि बंधन ऊर्जा का मान पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है ग्राफ से, और फिर बाद में ये 170 के बाद जैसे धीरे धीरे घटने लगता है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें कि सेकंड निष्कर्ष हमने ये निकाला कि जो नाभिकीय बल है वो एक आकर्षी बल है। यानी कि किसी न्यूक्लियन को मुक्त करने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते थे, बंधन ऊर्जा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियन को मुक्त करने के लिए प्रति न्यूक्लियन हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी।
अब देखिए ग्राफ में जो तीसरा कंक्लूजन है हमारा, कि जो 170 से अधिक पर जो मेरा ग्राफ देखिए कैसा प्राप्त हो रहा है। जब ए का मान 170 से अधिक है तो ग्राफ मेरा घटता हुआ आ रहा है, यानी कि यहाँ जो कोई भी नाभिक होगा उसमें विखंडन की प्रवृत्ति पाई जाएगी, यानी कि जो मेरा भारी नाभिक है वो मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के नाभिकों में क्या होता है, टूटता है और फिर स्थायित्व को प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है 170 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में। एक कंक्लूजन यहाँ से इसी ग्राफ से हम निकाल सकते हैं कि जब द्रव्यमान संख्या है मेरी 10 से कम, तो जो नाभिक है दो हल्के नाभिकों में, यानी कि दो हल्के नाभिक मिलकर एक मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, यानी कि ए जब लेस देन होगा 10 तो नाभिकीय संलयन पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें इस ग्राफ से कुछ रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं इसके बाद नाभिक की त्रिज्या, कि जो नाभिक की त्रिज्या यानी कि जो नाभिक का हम साइज़ कैसे ज्ञात करते हैं। कि देखिए जो नाभिक होता है तो रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया, जो तो उसने एक दूरी निकाली गई 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14, ये डिस्टेंस होती है 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर। यानी कि जो नाभिक है उसका साइज़ इतना होना चाहिए, यानी कि 10 की पावर माइनस जो 14 मीटर कोटि का होना चाहिए। और उसने ये माना कि जो नाभिक कैसा होता है, गोलाकार होता है। फिर बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो जो नाभिक की साइज़ ज्ञात करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का उपयोग किया, और इसके लिए हमने जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 200 MeV 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन पुंज काम में लिए। अब क्योंकि इनकी जो डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती थी, कम होती थी, तो इसलिए ये नाभिकीय संरचना के लिए संवेदी अन्वेषण की तरह काम कर सकते थे, यानी कि एक प्रोब की तरह ये कार्य कर सकते थे। तो ओवरऑल ये देखा गया है कि जो नाभिक का अधिकांश जो नाभिक होते हैं उनका साइज़ कैसा होता है, गोलाकार होता है। वैसे कुछ नाभिक ऐसे भी थे जो दीर्घवृत्ताकार भी होते थे, लेकिन जो ओवरऑल माना जाता है वो नाभिक का साइज़ गोलाकार हमने माना है। तो रदरफोर्ड ने नाभिक के लिए जो इसका द्रव्यमान होता था और जो त्रिज्या होती थी तो उसमें एक रिलेशन दिया
कि जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो इसकी द्रव्यमान के 1/3 के समानुपाती होती है, यानी कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू A बाई 1/3। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक स्थिरांक आएगा R0 जिसका मान होता है मेरे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। देखिए इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई नाभिक दे दिया जाता है और उसकी रेडियस ज्ञात करवा ली जाती है। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 13 एल्युमिनियम 7 नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखिए इसके पास हमारे पास क्या ज्ञात है कि जो रेडियस क्या होती है R इक्वल टू R0 A⁻⁻⁻, यानी कि हमें केवल द्रव्यमान संख्या चाहिए। तो यहाँ हमारे पास है द्रव्यमान संख्या 27। जेड एक्सेस से निकाल सकते हैं हम, क्या होता है किसी तत्व का प्रतीक ZX A, यानी ये है मेरा 13 एल्युमिनियम 27, यानी A का मान है मेरे पास 27। और देखिए R0 का मान आया था हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻15। तो ये जो 15 है इसको मैं फर्मियन रेंज में ले लेता हूँ। वैसे या मैं 10⁻⁻15 भी लिख सकता हूँ। तो ये वो आ गया मेरे पास 1.2 इंटू 27⁻⁻⁻। तो देखिए यहाँ से आ जाता है 3.6 फर्मियन, यानी कि जो किसी नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो किसकी फर्मियन कोटि की होती है। ये फर्मियन को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻15, तो इसको इस रूप में भी मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए नाभिक का आयतन क्या होगा कि देखो गोलाकार नाभिक को हमने माना है गोलाकार, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³, यानी कि हमारे पास रेडियस यदि ज्ञात हो तो हम इसका आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो रेडियस अभी हमने निकाल ली है इसकी, तो उसके लिए रिलेशन क्या आया था R इक्वल टू R0 A⁻⁻⁻। इसका क्यूब है तो ये मेरे पास A बच जाएगा यहाँ से, यानी V इक्वल टू 4/3 πr⁵ A। अब देखिए ये जो इसका मान है यहाँ पाई का मान रखूँ, R0 जो कांस्टेंट है 1.2 10⁻⁻15 इसका मान रखूँ, तो ये मेरे पास आ जाता है 7 इंटू 14-45 मीटर, यानी कि ये हिस्सा मेरा कांस्टेंट है। तो जो इसका आयतन होता है ओवरऑल इसकी द्रव्यमान संख्या के क्या होता है समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो कोई नाभिक है उसका आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के क्या होता है समानुपाती होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब यदि हमें नाभिक का द्रव्यमान पता हो, यानी कि उसका एटॉमिक मास पता हो और उसका आयतन पता हो, तो हम इसका घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि घनत्व क्या होता है D या रो इक्वल टू क्या होता है m/v। तो यहाँ से क्या आ जाएगा v का मान 4/3 πr⁵ रख लिया हमने, और एटॉमिक मास AMU में। तो देखिए यहाँ से रो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3/4 πr⁵r⁵। यहाँ से हम R0 की वैल्यू रख सकते हैं 1 AMU की वैल्यू रख सकते हैं,
यानी कि 1 AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ये रख लेते हैं। R0 का मान रख लेंगे तो रो हमारे पास आ जाता है 2.38 इंटू 10⁻17 और घनत्व है यानी कि kg/में मीटर क्यूब, द्रव्यमान kg में और आयतन मीटर में। यानी कि जो नाभिक का घनत्व है उसकी द्रव्यमान संख्या A और परमाणु क्रमांक Z पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो नाभिकों का घनत्व है वो क्या होता है, लगभग समान होता है। यानी कि अगर मैं एक जल के अणु के लिए बात करूं तो जो जल के अणु का घनत्व होता है वो होता है 10⁻³ kg/m³। यानी कि अगर ये इसका आयतन है, इसका घनत्व है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसके परमाणु का आयतन बहुत अधिक होगा। यदि इसका आयतन बहुत अधिक है कि भाई रो इक्वल टू क्या होता है m/v। अब यदि आयतन अधिक होगा तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। यानी कि द्रव्यमान कम है और आयतन ज़्यादा है तो जो द्रव्यमान है वो एक छोटे से भाग में होगा, जो संपूर्ण परमाणु है वो क्या रहेगा, खोखला रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि कुछ जैसे हमने ग्राफ देखा कि जो कुछ भारी नाभिक ऐसे थे जो प्रकृति में क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। यानी कि वो विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं और वो विघटित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं, और इस गुण को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब देखिए कि जो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, इनसे जो किरणें आ रही थी वो क्या कर सकती हैं, जो अपारदर्शी पदार्थ हैं उनको पार कर सकती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट होती है, उस पर अपना इफ़ेक्ट दिखाती हैं, यानी कि प्रदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो इनको हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। और चूँकि इसकी खोज हेनरी बेकुरेल ने की थी तो इन्हें हम बेकुरेल किरणें भी कहते हैं। अब जो ये हेनरी बेकुरेल था, इसने देखा कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ 3 प्रकार के कण उत्सर्जित कर रहे हैं, कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। अल्फा, बीटा और गामा कण ये उत्सर्जित कर रहे हैं। और ये हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ के, कि जैसे यूरेनियम, पोलोनियम, एक्टिनियम, नेपच्यूनियम, थोरियम, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो ये जो 3 प्रकार के कण उत्सर्जित हो रहे हैं तो इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है ये देखने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा एक प्रयोग किया कि जो रदरफोर्ड था उसने रेडियो एक्टिव किरणों को 2 प्लेटों के मध्य, ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या किया कि जो रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति देखने के लिए 2 प्लेटों के मध्य, एक में तो लगाया विद्युत क्षेत्र और एक में लगा लिया उसने चुंबकीय क्षेत्र। और फिर इन पदार्थों को एक जो शीशे की मोटी दीवार वाले प्रकोष्ठ में, यानी कि एक पात्र में बंद कर दिया ये, और इसमें ऊपर वाले हिस्से पे इसने क्या कर दिया, एक
छेद कर दिया। तो इसने क्या देखा कि अब जैसे ही विघटन होगा तो इससे रेडियोएक्टिव विकिरणें निकलेंगी। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, 3 प्रकार की इसने देखी कि अगर विद्युत क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि देखिए ये वाला हिस्सा है मेरा, कि रेडियो किरणों का एक भाग था माइनस और ये प्लस, रेडियो किरणों का एक भाग था जिसमें विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक भाग की ओर मुड़ जाता है। यानी कि एक भाग तो ऋणात्मक जो प्लेट है मेरी, ये 2 प्लेटें हैं ना, ये तो ऋणात्मक हिस्से की ओर मुड़ जाता है। तो इनको हम कहते हैं अल्फा किरणें। यानी कि अब ध्यान रखिए कि विद्युत क्षेत्र की ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ रहा है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, अल्फा किरणें। और इन पर आवेश कैसा था, धनावेश था, क्योंकि धनावेश असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसके अलावा कि रेडियो विकिरणों का एक भाग विद्युत क्षेत्र की धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ गया, इसे हम बोल रहे हैं बीटा किरणें। और इन पर आवेश कैसा था, ऋणावेश था, क्योंकि धनावेश ऋणावेश क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसके अलावा रेडियो विकिरणों का एक भाग ऐसा भी था जो विद्युत क्षेत्र से क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। यानी कि ये ना ही तो इसकी धनात्मक प्लेट की ओर जाता है और ना ही ये ऋणात्मक प्लेट की ओर जाता है, यानी कि ये सीधा ही गुजर जाता है। ये देखिए, तो इनको हमने कह दिया गामा किरणें। अब यदि ये सीधा ही जा रहा है और विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। ऐसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए देख सकते हैं आप कि चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो अल्फा, बीटा और ये है गामा, कि कुछ तो विद्युत क्षेत्र से किरणें प्रभावित होती हैं और कुछ अप्रभावित रहती हैं। तो इस प्रकार उसने देखा कि जो 3 तरह की किरणें निकल रही हैं, अल्फा, बीटा और गामा, तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जिनसे हम इनकी तुलना कर सकते हैं कि जो अल्फा, बीटा, गामा किरणें हैं, इन पे आवेश कितना होता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है और इनकी भेदन क्षमता कितनी होती है, आयनन क्षमता कितनी होती है, इन पे ऊर्जा कितनी होती है, फोटोग्राफिक प्लेट पर इनका क्या इफ़ेक्ट होता है, इनका ऊर्जा स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है। इससे छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, तो देखिए ध्यान से कि देखिए जो पहली टाइप की मेरी किरणें अल्फा किरणें, कि जो अल्फा किरणें थी उन पर आवेश होता था इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना, यानी कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जो द्रव्यमान था वो था प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। ऐसे ही जो मेरा बीटा कण था उस पे आवेश कैसा था, ऋणावेश था, क्योंकि बीटा कण किस साइड मुड़ रहा था, ये विद्युत क्षेत्र की धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ रहा था, यानी कि इस पे आवेश कैसा था, ऋणावेश था। और जो गामा किरण था वो विद्युत क्षेत्र से क्या रहता था, अनअफेक्टेड रहता था, यानी कि उस पे आवेश था मेरा 0। तो देखो जो मेरी अल्फा किरणें हैं उनका द्रव्यमान 4 × प्रोटॉन का द्रव्यमान, और जो बीटा है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है और उस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान है, यानी कि 9.1 × 10⁻31। लेकिन जो गामा किरणें हैं ये क्या है, आवेश रहित, द्रव्यमान रहित है। अब देखिए इनका वेग क्या होगा, कि जो मेरा
अल्फ़ा कण है उसका वेग होगा 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, और बीटा के लिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसका 10% से 90% तक, और जो गामा किरणें थी ये लगभग हम मान रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ये ट्रेवल कर रही थी। अब देखिए इनकी भेदन क्षमता, इनकी भेदन क्षमता क्या होगी, यानी कि ये किसी भी मैटर को भेद सकती हैं या नहीं। तो जो अल्फ़ा किरणें हैं उनकी भेदन क्षमता होती है सबसे कम, यानी कि इनकी भेदन क्षमता यदि 1 है इनकी भेदन क्षमता कितनी है, 1 है, और जो गामा किरणें हैं उनकी भेदन क्षमता मेरी 100 है, और गामा किरणों की भेदन क्षमता है 10,000, यानी कि सबसे ज़्यादा होती है मेरी गामा किरणों की। ऐसे ही जो आयनन क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है अल्फ़ा की, उसके बाद बीटा की, और सबसे कम होती है गामा की। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं इन दोनों में कि इनकी आयनन क्षमता और भेदन क्षमता, कि जिसकी भेदन क्षमता अधिक होती है उसकी आयनन क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए जिसकी भेदन क्षमता कम है उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, कि जिसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक है तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, सर्वाधिक होगी। अब जिसकी भेदन क्षमता सबसे कम है वो फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे कम प्रभावित करेगी, और जिसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक है वो इस प्लेट को क्या करती है, सर्वाधिक प्रभावित करती है। अब जो इनका ऊर्जा स्पेक्ट्रम होगा वो किस तरह का होगा, अल्फ़ा के लिए होता है रेखीय और विविक्त, बीटा किरणों के लिए सतत होता है, और गामा किरणों के लिए रेखीय और विविक्त होता है। तो ये आप टेबल याद रख सकते हैं, इनसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो और बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद।